नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बीजेपी चुनाव हारी नहीं है और बाकायदा 99 जो है 100 में से नहीं आए हैं और इसके अलावा बालक बुद्धि को खुश रखने के लिए लोग कह दे रहे हैं कि 99 जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ये सब मोदी जी के बयान हैं। लेकिन मोदी जी जब ये सब कह रहे हैं तो उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में पार्टी की हार की समीक्षा भी हो रही है। उसके लिए बैठक हो रही है, बड़े बड़े लोग सारे इकट्ठे हो रहे हैं, भाषण दिए जा रहे हैं, विचार विमर्श किया जा रहा है। लेकिन आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, ये बातचीत उस विचार विमर्श पे नहीं है, लोगों के इकट्ठे होने पे नहीं है, बल्कि बातचीत इस बात पे है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव, जो चुनाव के नतीजे आए हैं यूपी में, उन नतीजों के बाद अब तस्वीर क्या होने जा रही है। चुनाव से पहले जैसा मैंने आशंका जताई थी, बाद में अरविंद केजरीवाल का बयान भी आया और एक बड़ा मुद्दा बना लोकसभा चुनाव में कि योगी जी को विदा कर दिया जाएगा। मैंने आपको कहा था कि योगी जी की रणनीति यह है कि ऐसे धुआंधार बहुमत से ना जीत जाए बीजेपी कि मोदी और शाह के लिए योगी जी को हटाना बहुत आसान हो जाए। मैंने बताया था आपको, और हार भी ना जाए कि उनको हटाने का बहाना मिल जाए। तो एक लटकी हुई लालटेन वाली परफॉर्मेंस पार्टी की होनी चाहिए और योगी जी की ये मांग ऊपर वाले ने सुन ली। अब लेकिन योगी जी का हटना बहुत ज़रूरी बताया जा रहा है। जो गुजरात समाज है, गुजराती लॉबी कही जाती है, मोदी और शाह लॉबी कही जाती है, उन्होंने चुनाव के नतीजे आने के बाद जो अपना लड़खड़ाए थे उसको अब दोबारा से कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया है, अपनी चीज़ों को दोबारा से मजबूत करना शुरू कर दिया है। और इसके साथ ही योगी को ठिकाने लगाने का सिलसिला भी बीजेपी के अंदर शुरू हो गया है। पहले बात करते हैं कि मोदी जी ने अपने आप को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी शुरू की हैं। रूस के दौरे पर गए हैं, आप जानते हैं। रूस के दौरे पर जाने के बाद वहाँ पर जाकर उन्होंने बहुत सारी बातें की और उसमें जो तमाम सारा फेवर किया था पुतिन का और अंबानी जी को जैसी कमाई करवाई थी, उसके इनाम के तौर पर रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान वहाँ से वो ले आए हैं। इसके अलावा वो तरह तरह की नीतियों को लेकर बयान दे रहे हैं और दूसरी बातें कर रहे हैं, जिसके ज़रिए वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आ गया हूँ। अभी एक और उत्सव हुआ कि मोदी जी के ट्विटर पे 100 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। अब ये ट्विटर पे कितने किसके फॉलोअर हैं, इस पर मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ। सबसे ज़्यादा फर्जी कंप्यूटर से बने हुए बॉट वाले फॉलोअर मोदी जी के ही हैं। यानी कुछ मशीनों के ज़रिए, कुछ कंप्यूटर के ज़रिए कमांड दो और दनादन ट्विटर की फेक प्रोफाइल आपको फॉलो करने लगती हैं और आपके फॉलोअर की संख्या बढ़ जाती है। कोई ये कहे कि मोदी जी ही ऐसा करते, तो ये नहीं है। उसमें राहुल गांधी का भी उस रिपोर्ट में नाम आया था। हालांकि राहुल गांधी के फॉलोअर्स की संख्या मोदी जी के मुकाबले फेक फॉलोअर्स की संख्या बहुत कम थी, ना के बराबर थी अगर मोदी जी से मुकाबला करें तो वो एक और ये आया कि फॉलोअर जो है वो मोदी जी के लगातार बढ़ गए हैं। यानी जो मोदी जी अपराजेय होते थे, लार्जर देन लाइफ होते थे, उनको कोई हिला नहीं सकता है। इस चुनाव में उनकी जो छवि गड़बड़ा गई थी उसको अब दोबारा से बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। रिकवरी के मोड में आ गए हैं मोदी जी और वो चाह रहे हैं कि दोबारा से उनकी वो इमेज कायम हो जाए। और राहुल गांधी के बारे में जो भी संसद में उन्होंने कहा वो भी उसका एक हिस्सा था कि भाई मुझे हारा हुआ मत समझो, मैं अभी भी तुम्हें बालक बुद्धि कह सकता हूँ। तो ये एक सिलसिला चल रहा है। इसी सिलसिले के बीच में पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है और ये पता लगाया जा रहा है कि गड़बड़ हुई तो कहाँ हुई। और जब गड़बड़ की बात होती है तो कई तरह के विचार निकल के आ रहे हैं और उन विचारों में दो फोकस हैं। एक फोकस है कि मोदी जी को टारगेट किया जाए, मोदी शाह को टारगेट किया जाए। दूसरा फोकस है कि योगी जी को इसके लिए दोषी ठहराया जाए। दो अलग अलग तरह के अलाइनमेंट हैं, दो अलग अलग तरह के गुट हैं या दो अलग अलग तरह की प्रतिबद्धताएं हैं
जिनमें लोग ये तय करने में लगे हुए हैं कि किसको जिताना, किस पार्टी के, किसके पक्ष में बयान देना है, किसके खिलाफ देना है। तो योगी आदित्यनाथ जो हैं वो निशाने पर हैं और उनके खिलाफ तरह तरह की बातें हो रही हैं, विधायकों के ज़रिए एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, उनके खिलाफ बयान भी दिया जा रहा है। जो सबसे बड़े वॉरियर हैं, मैंने पहले भी बताया था कि बार बार केशव प्रसाद मौर्य को मिलने के लिए योगी जी बुला लेते हैं, मोदी जी बुला लेते हैं और एक संदेश देने की कोशिश होती है कि अब तो चले ही जाएंगे। पुरानी बातें दोहराना नहीं चाहूँगा, कितनी कितनी बार कैसे कैसे योगी जी को वहाँ ठिकाने लगाने की कोशिश हुई। तो जब हार का मंथन हो रहा है तो उस मंथन के बीच में जो दो विचार हैं उनमें एक विचार ये आ रहा है कि ये पूरी हार के लिए जिम्मेदार दिल्ली के लोग हैं और इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने योगी को कोई भी काम ही नहीं करने दिया, खास तौर पर टिकट के बंटवारे और दूसरी चीज़ों को लेकर। और सिर्फ एक काम योगी जी ने किया कि स्टार प्रचारक की तरह उन्होंने देश भर में और यूपी में प्रचार किया। बाकी इलेक्शन की कमान मोदी और शाह के पास थी। ऐसे में अगर हार होती है तो वो हार का कारण मोदी और शाह है। एक बयान आया है और वो बयान कहता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ओवर कॉन्फिडेंस के कारण हारी। ओवर कॉन्फिडेंस मतलब किसका ओवर कॉन्फिडेंस? और ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि बयान किसका है। बयान योगी आदित्यनाथ का है। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि हम आश्वस्त थे कि हम जीत जाएंगे और ये आश्वस्ति हर जगह दिखाई दे रही थी। आश्वस्ति हमने वहां भी देखी जबकि टिकटों का बंटवारा हुआ तो मोदी के दम पे जीतना है तो किसी को भी टिकट दे दो, निकाल ले जाएगा सीट। और जो पुराने जमे हुए लोग थे, जो लोग थोड़ा महत्वाकांक्षा पालने ही वाले थे, उनको ठिकाने लगा दिया गया, किनारे कर दिया गया, उनको छोटा कर दिया गया। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंट था वो कौन था? वो था जो चुनाव का अभियान चला रहा था। वो था जो पूरा का पूरा चुनाव गवर्न कर रहा था, टिकट बांट रहा था, बाकी इंतजामात कर रहा था। दूसरी चीज ओवर कॉन्फिडेंस, नड्डा साहब का बयान, हम अब अकेले जीत जाते, हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है। वो जमाना चला गया जब आरएसएस की जरूरत बीजेपी को होती थी। तो इस तरह के ओवर कॉन्फिडेंस सारे के सारे जो हैं उनको योगी ने अपने एक बयान से चैलेंज किया कि यूपी में खराब प्रदर्शन का कारण ओवर कॉन्फिडेंस था। तो ओवर कॉन्फिडेंस लोगों ने डिकोड किया केंद्रीय नेतृत्व का, तो ये केंद्रीय नेतृत्व पे हमला हुआ। दूसरी तरफ केपी मौर्य उप मुख्यमंत्री, केपी मौर्य योगी के खिलाफ अलग तरीके से बयान दे रहे हैं। उसको भी डिकोड किया जा रहा है कि वो योगी के ऊपर सीधा हमला है। वो ये कह रहे हैं कि पार्टी हमेशा बड़ी रहेगी, संगठन हमेशा बड़ा रहता है, सरकार से बड़ा संगठन है और रहेगा। और वो बहुत एग्रेसिवली ये बात कह रहे हैं। इस बात का मतलब ये माना जा रहा है कि पहले पार्टी बाद में योगी, इसके अलावा कुछ नहीं। अब बड़ा सवाल इस बात का है कि केपी मौर्य को ही दिल्ली में बार बार अमित शाह ये सब लोग बुलाते क्यों हैं और केपी मौर्य ही सबसे ज़्यादा आगे बढ़कर योगी के खिलाफ खड़े क्यों होते हैं? दरअसल इसके पीछे कुछ और परिस्थितियां जो हम सबके सामने हैं। परिस्थितियां ये हैं कि केपी मौर्य अभी आज की राजनीतिक की सोशल इंजीनियरिंग में जब ये बात हो रही है कि जाति जनगणना हो, जब ये पता चल रहा है कि बड़ी संख्या में पिछड़े और दलित वोट हैं, जब जाति के नाम पे ध्रुवीकरण हो रहा है और सारे पिछड़ों के वोट, जो पिछड़ों में यादव और गैर यादव का डिवाइड बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग करके खड़ा किया था, गैर यादव पिछड़ों को दूर कर दिया था, वो जाति जनगणना के आंकड़े आने के बाद और परिस्थितियों के बाद फिर बदल गया मामला और सारे पिछड़े अखिलेश यादव के साथ आ गए। इसके कारण पार्टी हारी। तो पिछड़ों की अहमियत और पिछड़ों की इंपॉर्टेंस अचानक उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसके बाद बढ़ गई। जब यूपी में पिछड़ों की अहमियत बढ़ जाती है तो सबसे पहला सवाल यह आता है कि मुख्यमंत्री क्षत्रिय नहीं होना चाहिए और ख़ास तौर पर ऐसा मुख्यमंत्री जिसकी पहचान ही चुनाव के दौर को छोड़ दें तो वो एकदम क्षत्रिय बना रहता है। और क्षत्रिय होने के साथ साथ अब क्या हो रहा है कि केपी मौर्य
की उम्मीदवारी को पुश किया जा रहा है कि वो पिछड़े नेता हैं। केपी मौर्य एक दबी कुचली आत्मा है, एक पुराने दबे हुए इंसान हैं जिनको कभी जिंदगी में मुख्यमंत्री का पद मिलना था और ये माना जा रहा था कि अब यही मुख्यमंत्री होंगे कि योगी जी की एंट्री हो गई। यूपी का चुनाव जीत गई थी बीजेपी। जीतने के बाद मुख्यमंत्री का फैसला करना मुश्किल हो रहा था। केशव प्रसाद मौर्य दूसरे सबसे बड़े कंटेंडर थे योगी के बाद। इसके अलावा लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे, मनोज सिन्हा थे और दिनेश शर्मा थे। मनोज सिन्हा जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के आप देख रहे हैं कि उपराज्यपाल हैं और वो वहाँ पर अभी उनको वहीं रुकने को कह दिया गया और अभी उनकी जो ताकतें थी, जैसे दिल्ली के एलजी की ताकत बढ़ी हुई है, ऐसी वहाँ की जो राज्यपाल हैं, तो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं 3 जम्मू कश्मीर के, उनमें बहुत सारी ताकतें, जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग वगैरह बहुत सारी अभी मनोज सिन्हा को और दे दी गई हैं, यानी उनको वहीं रुकना है। लेकिन इन कंटेंडर्स के अंदर से बाकी लोग दौड़ से थोड़ा पीछे हो गए और अब केशव प्रसाद मौर्य बड़े हुए हैं। तो 2 चीज़ें हो गई, एक तो वो खुद पहले से दावेदार थे, दूसरा उत्तर प्रदेश में अब पिछड़ा और दलित इसकी राजनीति को आगे बढ़ाना है और पिछड़ों को अगर समाजवादी पार्टी से दूर करना है तो एक गैर यादव पिछड़ी लीडरशिप खड़ी करनी पड़ेगी और उसके लिए सबसे अच्छे कैंडिडेट केशव प्रसाद मौर्य हो सकते हैं। अब केशव प्रसाद मौर्य किसी भी तरह से अगर इस पूरी लड़ाई के बीच में कमजोर पड़ते हैं तो पार्टी नहीं संभल पाएगी। केपी मौर्य को एक बड़ा वो देना पड़ेगा, ये देखो इतना बड़ा नेता है और तुम्हारी जाति का है, तब पिछड़े और दलितों को उनके साथ मोबिलाइज किया जा सकता है। ये नहीं कि केशव प्रसाद मौर्य हैं इनके साथ, इनकी वजह से पार्टी में आ जाओ, नहीं। जब लगेगा हमारी जाति के व्यक्ति को बड़ा पद मिल रहा है, मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तभी मोबिलाइज किया जा सकेगा। तो इन तर्कों के साथ योगी आदित्यनाथ को हटाने की कोशिश हो रही है। ये 2022 में यूपी का इलेक्शन हुआ था, उससे पहले भी एक बार लगभग तय हो गया था कि योगी आदित्यनाथ की विदाई करनी है। मोदी शाह वगैरह ने पूरा इंतजाम कर लिया था। उधर एक दूसरी लॉबी भी है आरएसएस के अंदर, गडकरी और बाकी लोगों की, उन सब लोगों ने योगी के लिए फील्डिंग करनी शुरू कर दी और नतीजा ये हुआ कि जब कुछ महीने बचे थे, करीब लोग बता रहे हैं 9 महीने, जब 9 महीने बचे थे तब अचानक खबरें आने लग गई कि केशव प्रसाद मौर्य के साथ इनका टकराव हो रहा है। ये बातें बाकायदा किताब में दर्ज हैं। श्यामलाल यादव ने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है, बड़े पुराने पत्रकार हैं। और योगी को फिर आरएसएस ने दखल दिया। इस रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए योगी केशव प्रसाद मौर्य के घर जाते हैं, एक पैचअप स्टेज होता है, लोगों के सामने दिखाया जाता है कि अब मिलके चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद में फिर दोबारा से योगी को काम पे लगा दिया जाता है। लेकिन योगी के पास टिकट बंटवारा और दूसरी उस तरह की स्ट्रेटजिकल जिम्मेदारी नहीं होती हैं और ब्यूरोक्रेसी में भी केंद्र का दखल बना रहता है। अब एक नई तस्वीर सामने आ रही है। हाल में चुनाव हुए हैं, 13 सीटों के चुनाव हुए, जिनमें 10 सीटों पर कब्जा कर लिया है इंडिया ब्लॉक ने और एनडीए को 3 ही सीटें मिली, उसमें बीजेपी को सिर्फ 2, 13 में से 2 सीटें। तो ये जो विधानसभा उपचुनावों के अभी जुलाई में अभी 12 तारीख के आसपास जो नतीजे आए हैं, उन नतीजों के पास में बाद में भारतीय जनता पार्टी को ये पता चल रहा है, उसमें बद्रीनाथ सीट भी हार गए, तो ये पता लग रहा है कि हमारा जो होल्ड है वो अभी इस चुनाव के बाद में हम रिकवर हुए नहीं हैं। रिकवरी की कोशिशें मोदी जी की इमेज की भले ही हो रही हो, लेकिन पार्टी रिकवर नहीं कर पाई है, यानी पार्टी के लिए जीतना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में योगी जी को कह दिया गया है कि आप संभालो सब। क्या संभालो? 10 विधानसभा के 13 सितंबर को वोट पड़ने वाले हैं। इसी 13 सितंबर को यूपी में उपचुनाव, और उस 10 में ज़्यादातर सीटें वो हैं जो समाजवादी पार्टी ने खाली की हैं। जैसे अखिलेश ने अपनी सीट खाली की, जैसे अयोध्या वाली सीट जहां पर बीजेपी लोकसभा चुनाव हार गई और वो सांसद होकर चले गए। तो अब आप सोचिए, जब पूरा माहौल ऐसा चल रहा हो, सीटें समाजवादी पार्टी की हैं, जहाँ समाजवादी पार्टी जीतती रही है, उसमें 4 सीटें ही शायद हैं जो बीजेपी के पास थी, उसमें भी समाजवादी पार्टी का बड़ा स्ट्रांग होल्ड है। तब कह दिया योगी से कि अब आप जिताओ, आप ही टिकट बांटो।
अब 10 सीटें योगी कैसे निकालेंगे, और जब नहीं निकालेंगे तो देखो जी, वो तो हम पहले हमसे कहते थे हमने टिकट बांटे, हम इन्होंने बांट दिए, तो देख लो क्या हो गया। ये चीज़ें होंगी। तो इसीलिए अब योगी थोड़ा सा जोश भी दिला रहे हैं कार्यकर्ताओं को, जोश के साथ जुट जाओ, चिंता मत करो, वगैरह वगैरह। इस बीच में और भी बयान आ रहे हैं जो अलग अलग नेताओं के। कोई कह रहा है कि भाई इस बार प्रॉपर रणनीति नहीं बनाई गई, इस बार ठीक से चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं किया गया, इस बार उत्साह के साथ में कार्यकर्ता नहीं जुटा। और कुछ लोगों का कहना है कि इस बार आईटी सेल ने भी उतनी बढ़िया तरीके से काम नहीं किया, जिसके कारण हम पिटे। अब ये विचार लगातार आ रहे हैं। अब जो आगे होने वाला है वो समझ लीजिए। जैसे जैसे 10 उपचुनाव, जो 10 सीटों का नज़दीक आएगा विधानसभा का, वैसे वैसे चीज़ें बदलेंगी। इस बीच में कुछ ज़मीन और बीजेपी ने अपनी गंवाई है। राज्यसभा में अब जो नया कंपोजिशन आ गया है उसके अंदर अब फिर अल्पमत में आ गई है भारतीय जनता पार्टी। यानी जो आर्बिट्री तरीके से, मनमाने तरीके से बिल पास हो जाते थे कि भाई सबको उठा के फेंक दो बाहर लोकसभा से, बिल पास करा लो, अब राज्यसभा में जब बिल पास होने के लिए जाएंगे तो इनको बहुत ज़्यादा लॉबिंग करनी पड़ेगी। सभी पार्टियों को, इंडिया ब्लॉक की पार्टियों को भी मनाना पड़ेगा। जो तीसरा फ्रंट है, जो उनके लोग, मतलब जो फ्रंट नहीं है लेकिन जो लोग दोनों में नहीं, उनको तीसरा फ्रंट आप कह सकते हैं, उनके लोगों को भी साथ लेके चलना पड़ेगा, तब इनके बिल पास होंगे। और इसलिए अब जो सीन बन रहा है वो थोड़ा डिफरेंट बन रहा है। अगर ये 10 सीटें और यूपी विधानसभा में चली जाती हैं तो यूपी में ये और कमज़ोर हो जाएंगे। तो इसलिए आपने देखा होगा योगी जी ने अब हिंदुत्व लेके आ गए। मुहर्रम पे किसी ज़माने में सड़क पे निकलना मुश्किल होता था। वो तो मैं ट्रंप का जब भाषण सुन रहा था, इतिहास का सबसे नाकाम प्रधानमंत्री वगैरह वगैरह, तो मुझे समझ में आ गया ये बीमारी वहीं से आई है। कुछ भी गोलमोल बोल दो, ये डरपोक है बोल दो। अब डरपोक होने का कोई मीटर तो होता नहीं, आप नाप लोगे। इसी तरह से वो पहले मुसलमानों का तुष्टीकरण होता था, कोई मीटर तो होता नहीं है जो नाप लोगे। आपके पास में एक ही चीज़ होता था या नहीं होता था, इसको लेके बहस कर लो। आप 25 उदाहरण लेके खड़े हो जाओगे, 2 को वो काट देंगे, उसमें से हो गया काम। तो इसी तरह से मुहर्रम पे जो है वो सड़कों पे आप निकल नहीं सकते थे, पीपल के पेड़ काट दिए जाते थे। मुख्यमंत्री कह रहा है पीपल के पेड़, आप जानते हैं उसका धार्मिक महत्व है हिंदुओं के लिए, जानबूझकर इस तरह की। अब वो उस पर आ गए हैं, उनको लग रहा है कि मैं हिंदुत्व के उससे इसको निकाल लूँगा। अब ये समझ नहीं रहे हैं कि हिंदुत्व का कार्ड जो है वो अब उतना नहीं चल रहा है। याद कीजिए जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा था, तब मैंने कहा था, जो लोग लगातार नियमित वीडियो देखते हैं, कि अब ये उतार है हिंदुत्व का। ये जो बेस्ट था इन्होंने अचीव कर लिया। ये लगातार मैंने आपको बताया था कि न्यूटन का नियम क्या होता है, कूलिंग डाउन इफेक्ट। मैंने आपको बताया था कि ये मुद्दा इसके बाद धीरे 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 नीचे चला जाएगा। अब राम मंदिर बनने के बाद में हिंदुत्व का मुद्दा धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, और वो हो रहा है। अब हिंदुत्व को जितना भी जगाओगे उल्टा पड़ेगा, नुकसान होगा, क्योंकि अब लोग हिंदुत्व वाले माइंडसेट से निकल गए हैं। जो आपका देखिए एक समाज है, इनका 20% 25% जिसके वोट हैं आज भी, वो रेडिकलाइज लोग हैं। जैसे जैसे ज़िंदगी की हकीकतों से दो चार हो रहे हैं, वो लोग कम होते जा रहे हैं। उस तरह के लोग भी जो अब कभी भक्त थे, आपके साथ में एकदम व्हाट्सएप ग्रुप में सोसाइटी के कूद पड़ते थे, उतारू हो जाते थे लड़ने झगड़ने को, जो चीनी सामान का बहिष्कार, चीनी झालर का बहिष्कार, चीनी पटाखों का बहिष्कार, इस सब में लगे रहते थे, थाली लोटा बचाते थे, उसमें से एक बड़ी संख्या ऐसी है जो समझ गई है कि इसका कोई मतलब नहीं था। तो वो एक बदलाव आ रहा है। तो अब ये जो ट्राई कर रहे हैं हिंदुत्व वाला, ये नहीं चलेगा। अब दौर आ गया सामाजिक न्याय और समानता का दौर। नोट कर लीजिएगा मेरी बात को, अब समाजवाद का दौर आ रहा है। अब भारत की राजनीति में समता की बात होगी, गरीबों के हक की बात होगी, जो गरीब अमीर का भेद बढ़ रहा है उसको ख़त्म करने की बात होगी, गरीबों दलितों को न्याय दिलाने की बात होगी, जाति जनगणना की बात होगी। अब दोबारा से विमर्श सामाजिक न्याय की तरफ जा रहा है, आर्थिक न्याय की तरफ जा रहा है। और इसको जितना हिंदुत्व के ज़रिए इस मजदूर गरीब गुरबे की एकता को आप काटने की कोशिश करोगे, 2 भाग में फाड़ने की कोशिश करोगे हिंदू मुसलमान से, आपको नुकसान होगा। आपकी पिछड़ा और अति पिछड़ा की सोशल इंजीनियरिंग यूपी में फेल हो गई।
गैर जाट वाली सोशल इंजीनियरिंग आपकी हरियाणा में फेल हो चुकी है। वहाँ पर आपने किया जाट बनाम गैर जाट, सारे गैर जाटों को आपने यूनाइट कर लिया। किसके नाम पे? हिंदू के नाम पे। अब वो चीज़ें नहीं चल रही हैं। तो ये पूरा का पूरा एक तरह से दरक रहा है, चटक रहे हैं, बार बार इसके बीच में दरारें आ रही हैं। और इस पूरे के बीच में भारतीय जनता पार्टी को अब दोबारा से नए नैरेटिव की तलाश में लगना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये नैरेटिव अब दरक रहा है। एक ज़माना था भारतीय जनता पार्टी, अब जो आज इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में खड़े होकर रैली में, जब इमरजेंसी लगी उससे एक दिन पहले देश की सेना से अपील की गई थी कि वो सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दे, पुलिस के खिलाफ पुलिस को अपील की गई थी विद्रोह कर दे। वो दौर था वो, उसमें इमरजेंसी ना लगती तो क्या होता, ये अलग चर्चा का विषय है। लेकिन उस रैली के कारण उसके बाद ही ऐसा हुआ। सब जानते थे कि किस तरह से अमेरिका जो है वो लगातार इंदिरा गांधी को हटाने के चक्कर में भारत को तोड़ना चाह रहा है। सब जानते थे कि CIA कौन कौन सी फोर्सेस को फंड कर रहा है, कौन कौन सी फोर्सेस को ताकत दे रहा है। सब जानते थे सिद्धार्थ शंकर राय को क्यों इंदिरा गांधी ने बुलाया, वो सारा इतिहास है, वो अलग बात है। लेकिन तब कितने समय रही जनता पार्टी की सरकार, लोगों ने दोबारा इंदिरा गांधी को बुलाया, इतने ही दिन में वो नशा उतर गया था। तो तब से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी हुई बनी, जनसंघ, और इसके बाद में जनता पार्टी, और उसके बाद में संघर्ष करते, भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करते 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 अब सरकार में आया। मुद्दा कौन सा बना? इन्होंने गौरक्षा वाला मुद्दा उठाया, नहीं चला। स्वदेशी वाला उठाया, नहीं चला। राम मंदिर क्लिक कर गया, उसको लिया, उसको लंबा खींचा, अब खत्म हो गया है। अब इनको नया नैरेटिव लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ये स्थायी नैरेटिव पे काम कर नहीं सकते हैं। इनको समानता का विरोध करना है, इनको समाजवाद का विरोध करना है। तो इनकी समस्याएं कुछ अलग तरह की हैं। सामाजिक न्याय की ये बात करेंगे तो ये करेंगे कि भाई दलित के घर पे खाना खा के आ गए, उसके पांव धो दिए तो हो गया सामाजिक न्याय, उसको अधिकार नहीं देंगे। महिलाओं के केस में भी प्रतीकात्मकता की बातें होंगी, लेकिन जब बात आती है रिजर्वेशन देने की तो ऐसा बना देते हैं रिजर्वेशन की वो लंबा टल जाता है मामला। खैर, तो अब भारतीय जनता पार्टी जिस मुहाने पे पहुंच गई है, वहाँ से उसको नए नैरेटिव के साथ में नए तरीके से अपने आप को खड़ा करने की तैयारी करनी पड़ेगी। और योगी जी जैसे बार बार ये हिंदुत्व के ट्रैक पे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ये अब काम नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। उम्मीद करते हैं कुछ बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट जल्दी हमको देखने को मिलेंगे, कुछ लीडरशिप में बदलाव होगा। अब संघर्ष इस बात का है कि वो लीडरशिप केंद्र की होगी या यूपी की होगी। मोदी जी लगातार अपनी इमेज स्ट्रांग इसलिए भी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनको चुनौती ना मिले। और ये मोदी की लोग पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, देखिए फलां अवार्ड मिल गया, देखिए इतने फॉलोअर हो गए, वो पूरा नैरेटिव। तो वो सब चीज़ें चल रही हैं। इधर दूसरी तरफ योगी जी भी अपने लगे हुए हैं। बहरहाल आने वाले समय में राजनीति कुछ अलग दिशा में जाती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति, जो लोग कह रहे थे कि सरकार गिराएंगे चंद्रबाबू नायडू, जो लोग कहते थे कि नीतीश कुछ कर सकते हैं, वो लोग उस संभावना को नहीं देख रहे थे कि बीजेपी के अंदर भी कुछ हो सकता है। और वो जो अंदर हो रहा है वो अभी बहुत छोटे रूप में दिख रहा है, बड़ा होकर क्या होगा हमें नहीं पता। नमस्कार, जय हिंद।